तो लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक पंछी ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ आता है मैसेज लेकर। तो इसी के साथ एक लड़का उस मैसेज को पढ़ता है और अपने ग्रीन फॉरेस्ट किंग के पास जाता है, कहता है ग्रीन फॉरेस्ट किंग मैं आपके लिए एक बहुत ही खास मैसेज लेकर आया हूं जो मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं। तो इसी के साथ ही उससे कहता है कि मैं यहाँ पर आराम से सो भी नहीं सकता, बताओ कि क्या मैसेज है। और इसी के साथ जब वहाँ पर अपने चेहरे के ऊपर से शेर का मुखौटा उतार कर वो बैठता है तो वो रियोशी होती है, यानी कि हमारी रियोशी अब यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की किंग बन चुकी है और उसके फादर गद्दी के ऊपर से हट चुके हैं। तो रियोशी से कहती है कि बताओ कि तुमने जहाँ पर मेरी नींद को डिस्टर्ब किया है तो तुम्हें क्या यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो वो कहता है कि कमांडर इन चीफ यहाँ पर एक बहुत ही खास लेटर आया है और जो नामगोंग फैमिली की तरफ से आया है कि नामगोंग चुन जो है वो जिन सियोलहा के साथ शादी करना चाहते हैं और उनकी शादी हो रही है और आपको उस शादी में इन्वाइट किया गया है। तो उसी के साथ ही साइड के ऊपर से ग्रीन फॉरेस्ट किंग और साथ में हमारे स्वर्ड किंग निकल कर आ जाते हैं। दोनों बूढ़े घुसट यहाँ पर इसी माउंटेन के ऊपर ही होते हैं। तो हमारे स्वर्ड किंग कहते हैं कि मेरा बेटा चुन जहाँ पर शादी कर रहा है, मैंने उसकी शादी अरेंज करवाई थी एक दूसरी लड़की के साथ, लेकिन देखो मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा और खुद अपनी मर्जी के साथ अपनी बीवी लाना चाहता है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब यहाँ पर मियां बीवी राजी तो क्या कर लेगा काजी। जैसे कि तुम्हारी बेटी जियोन ने जियोन जोखा के साथ शादी कर ली, वैसे ही यहाँ पर तुम्हारा बड़ा बेटा भी अपनी मर्जी से ही शादी करेगा और तुम उनके प्यार के बीच में बिल्कुल भी नहीं आओगे, बुढ़े घुसट कहीं के, तुम्हें यहाँ पर ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो वो कहता है हाँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मेरे दोनों बच्चों की शादी हो रही है। मेरी बेटी जियोन अपनी जियोन जोखा के साथ काफी ज्यादा खुश है और अब यहाँ पर चुन भी शादी कर रहा है। मुझे इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या होगी, मेरा बर्डन कम हो चुका है, अब मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, मैं चाहूँ मैं जहाँ पर भी जाऊँ जाकर आजाद घूम सकता हूँ। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं तो पहले कौन सा तुम जाकर अपने बच्चों की रखवाली कर रहे हो, पहले भी तुम यहाँ पर पिछले 5 साल से ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ही पसरे हुए हो, तुम यहीं पर लेटे रहते हो, सारा दिन बेकार यहाँ पर पड़े रहते हो, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो वो उसे कहता है कि नहीं मुझे और कोई काम नहीं है और वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अभी भी तुम यहाँ पर म्यूरम के स्वर्ड किंग हो, यानी तुम्हारे पास अभी भी राइटियस मास्टर स्वर्ड किंग का टाइटल है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक अनऑर्थोडॉक्स मास्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब क्या अब यहाँ पर कौन राइटियस और कौन अनऑर्थोडॉक्स, अब जबकि हम सभी लोग यूनिफाई हो चुके हैं तो सभी लोग एक ही कुछ है, हम लोग यहाँ पर राइटियस और अनराइटियस दोनों एक जैसे ही हैं। तो इसी के साथ ही हमारी रियोशी जो होती है उनकी बातें सुन रही होती है। तो फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि रियोशी के लिए भी जल्दी से कोई लड़का ढूंढकर इसके हाथ पीले कर देता हूँ ताकि इसकी भी शादी की जा सके। तो रियोशी कहती है कि फादर आपको नहीं लगता कि आप मेरे सामने बैठकर इस तरह की बातें ना करें क्योंकि अब मैं ग्रीन फॉरेस्ट किंग हूं और आपको धक्के देकर यहां से बाहर निकाल दूंगी। फिर साथ ही वो कहती है कि आपको अगर शादी में टाइम पर पहुंचना है तो आपको अभी निकलना पड़ेगा, तभी आप चुन की शादी में पहुंच पाएंगे। तो हमारे फादर उसे कहते हैं लेकिन क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, असल में ये न्योता तो तुम्हें भेजा गया है क्योंकि तुम ग्रीन फॉरेस्ट किंग हो। तो वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वहां पर जियोन जोखा भी आएगा, मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगी, अगर वो वहां पर आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन इसी के साथ एक लड़का भागता हुआ आता है, कहता है कमांडर इन चीफ आपको पता है ना कि एक करप्ट ऑफिशियल जो कि आसपास के गांव से बहुत सारा पैसा करप्शन में उठा रहा है वो यहाँ पर से गुजरकर जाने वाला है, वो हमारे इलाके में आया है, तो हम लोग क्या करें। तो इसी के साथ रियोशी कहती है कि मैं तुम दोनों बुड्ढों की तरह से इतनी भी फारिग नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है और लगता है कि मेरा काम आ चुका है और मुझे जाकर अपनी माउंटेन को भी तो संभालना है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि चलो रेडी हो जाओ, उस करप्ट ऑफिशियल को जाकर सबक सिखा कर आते हैं। और वो अपने डैड से कहती है कि तुम दोनों बुढ़े ही चले जाना शादी के ऊपर, मैं शादी को अटेंड नहीं कर पाऊंगी। इसी के साथ ही यहाँ पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया जाता है कि दुनिया बदल चुकी है। अब जबकि दुनिया बदल चुकी है, राइटियस और अनऑर्थोडॉक्स दोनों एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, तो अब यहाँ पर इन लोगों की हर सुबह एक नई सुबह होती है, हर सुबह एक नई सुबह और एक नई सोच के साथ वो लोग अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर दुनिया के किसी एक कोने के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डिमोनिक कर्ल की डीमन गार्ड्स की पावर्स को कहीं ना कहीं से किसी तरीके से हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अपने इन मकसद को अपने इन घिनौने मकासद के साथ पूरी दुनिया को तबाह करने का सोचते हैं। तो यहीं पर माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाते हैं क्योंकि डिमोनिक एनर्जी दुनिया से खत्म नहीं हुई है, डिमोनिक एनर्जी कभी भी किसी बॉडी के अंदर अपीयर हो सकती है। तो एक मास्टर होता है जिसे यहाँ पर डिमोनिक पावर्स मिल जाती हैं, उसे सुपर पावर्स मिल जाती हैं और वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मुझे सुपर पावर्स मिल गई हैं तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। वो अपनी डिमोनिक पावर्स के साथ वहां पर सामने एक पेड़ के ऊपर अटैक करता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि मेरी सुपर पावर्स के सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा, बहुत ही जल्दी मैं झांगू के ऊपर राज करूंगा, मैं नया डीमन गार्ड बनकर डिमोनिक कर्ल की शुरुआत करूंगा और मैं यहाँ पर पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही साइड के ऊपर से हमारे हीवनली डीमन किंग निकल कर आता है और उसे कहता है कि ओए बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पावर्स कितनी खतरनाक हो सकती हैं? ये पावर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि इस जंगल के लिए भी खतरनाक है। जिस जंगल में तुम अटैक्स कर रहे हो, तुमने कितने पेड़ों को नुकसान पहुंचा दिया और बहुत सारी जड़ी बूटियों को वेस्ट कर दिया। तो वो डिमोनिक
मास्टर से कहता है अब तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मेरे सामने इस तरह बात करने की, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने चाहिए वरना मैं यहाँ पर अपने डिमोनिक पावर्स के साथ सबसे पहले तुम्हें ही मार डालूंगा। इसी के साथ ही वो डिमोनिक मास्टर अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम सबसे पहले मेरा शिकार बनने वाले हो। जबकि हमारा ह्यूमनली डीमन किंग उसे कहता है कि देखो तो जरा, कभी मैं भी यहाँ पर तुम्हारे जैसा ही था, मेरे पास भी इस तरह की पावर्स थी और मुझे भी लगता था कि मैं पूरी दुनिया को हरा सकता हूँ, और देखो उसके बाद मेरा क्या हुआ। इसी के साथ जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ह्यूमनली डीमन किंग उसके पंच के अटैक को अवॉइड करता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है और एक ही पंच के साथ उसका काम तमाम कर देता है। वो बेहोश होकर पीछे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है क्योंकि ह्यूमनली डीमन किंग के पास उसकी डिमोनिक पावर्स ना होने के बावजूद उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो जब उसे वहां पर हरा देता है, लूनार फेरी उसके पास आती है और कहते हैं तुम फिर से यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो। तो लूनार फेरी उसे कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बाहर ठंड है, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर काम को ठिकाने लगाने के लिए आया था। मुझे लगता है कि इस तरह के डिमोनिक मास्टर हर महीने हर साल कोई ना कोई एक निकल आता है जो इस तरह के डिमोनिक पावर्स के साथ दुनिया को हराने के बारे में सोचता है और म्यूरम के अंदर जो शांति है उसको भंग करने के बारे में सोचता है। लूनार फेरी उसे कहती है कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो इसी के साथ ह्यूमनली डीमन किंग उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर ह्यूमनली डीमन किंग नहीं रहा, तुम्हें भी यहाँ पर से चले जाना चाहिए, तुम मेरे साथ क्यों हो। तो लूनार फेरी उसे कहते हैं कि मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, पिछले 100 साल से मैं तुम्हारा ध्यान रखती आई हूँ, तो फिर आज भी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जबकि साइड के ऊपर से महाजोन जोखा निकल कर आता और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो लगा था कि इस माउंटेन के ऊपर कुछ भी नहीं होता, तुमने यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर अकेले रहने का फैसला किया था, हालांकि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें म्यूरम के बीचों बीच एक पैलेस बनाकर देता हूँ। तो इसी के साथ जोखा जब वहाँ पर आता है तो हमारा ह्यूमनली डीमन किंग उसे कहता है तुम फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें म्यूरम के अंदर और कोई भी काम नहीं है। जबकि तुम यहाँ पर म्यूरम के अलायंस लीडर बन चुके हो तो तुम्हें तो दुनिया में बहुत सारे काम होंगे, फिर भी तुम यहाँ पर चले आते हो। तुम्हारा जोन उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आता हूं बच्चे, तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर आता हूं, वरना मैं यहाँ पर क्यों आऊंगा, क्यों ना हम लोग यहाँ पर फिर से एक फाइट करके देखें। तो ह्यूमनली डीमन किंग उसे कहता है ना मुझे तुमसे कोई फाइट नहीं करनी। तो मास जोन उसे कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। और साइड के ऊपर से हमारी मिस नैमगोंग निकल कर आती है और उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बेबी उठा रखा होता है। तो मिस नैमगोंग कहती है कि देखो तो जरा, तुम यहाँ पर इससे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि तुम अपनी बीवी और अपने बच्चे को पीछे ही भूल कर आ गए, हम लोग देखो कितने लेट पीछे आ रहे हैं। और इसी के साथ उसके बच्चे का वहां पर फर्स्ट लोग दिखाते हैं। तो मास जोखा कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे एक धमाके की आवाज आई तो मैं भागता हुआ यहाँ पर ऊपर आ गया, मुझे लगा शायद यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। तो मिस योन उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर इस दुनिया में अब कौन ही है जो कि मुझे या फिर तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ वहां पर हंस हंस कर बातें कर रहा था। और ह्यूमनली डीमन किंग कहता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो, तुम्हारी फैमिली तो वाकई में काफी ज्यादा हैप्पी फैमिली है, क्या तुम मुझे यहाँ पर यही दिखाने के लिए आए हो कि तुम्हारे पास फैमिली और मेरे पास नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो हमारा जोन जोखा से कहता है नहीं नहीं रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चुन की शादी में आना चाहिए, हम तुम्हें उसी के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं, मेरे साले की शादी और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगा, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि म्यूरम के लोग अभी भी यहाँ पर मुझसे नफरत करते हैं, मैंने उनके साथ जो कुछ भी किया था। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि तुमसे नफरत तो मैं भी करता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग चलते हैं शादी में, तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारे जॉन का बच्चा वहां पर रोना शुरू कर देता है। तो मां जोखा जो होता है वहां पर चुप करवाने के लिए आगे बढ़ता है। तो मिस योन उसे कहती है कि जोखा अब तुम्हें यहाँ पर बताओ एक फादर बनकर कैसा लग रहा है। तो जोखा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जोखा वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में फादर बनने से बेहतरीन एहसास कोई भी नहीं है। और इसी के साथ ही यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी सीरीज को देखने के लिए। थैंक यू।